हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट अपन 2 यूनिट्स पढ़कर आए हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी यूनिट का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट यूनिट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उसमें अपन ने किस चीज़ को स्टडी किया था? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने स्टडी किया था द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द चार्ज इज इन रेस्ट। जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का अपन ने स्टडी किया था। तो जिस यूनिट में किया था उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड यूनिट अपने पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स क्या था? व्हेन द चार्ज इज इन मोशन। तो चार्ज जब भी मोशन में होता है तो क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। जब भी चार्ज मूव करेगा और उसका जिस रेट से मूव करेगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट आ गया। उसकी वजह से जो जो प्रॉपर्टीज होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द चार्ज इज इन मोशन देन द ब्रांच इज सेड टू बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज की रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज की जब मोशन करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी चार्ज जब रेस्ट में होता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपको बताया था। लेकिन व्हेन द चार्ज इज इन मोशन देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ ही साथ किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आज अपन जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं उसमें अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं व्हेन द चार्ज इज इन मोशन। तो यहाँ पर जो यूनिट है आपका थर्ड यूनिट, नेम ऑफ द यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट अपने को पढ़ने कब? किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। दिस इज योर यूनिट। अभी क्या पढ़ना है अपने को? मैग्नेटिक इफेक्ट। कब पढ़ना है? व्हेन द करंट इज फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं, क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, ऐसा अपने को यहाँ पर इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। द नेम ऑफ योर यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी करंट जब भी फ्लो होता है किसी सर्किट में तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा सबसे पहले इसका जो ऑब्जर्वेशन किया था आप शायद 10th क्लास में भी आप पढ़कर आए थे। उसको जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ऑस्टेड ने किया था। तो ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे, ऑस्टेड, उनका एक एक्सपेरिमेंट है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो क्या एक्सपेरिमेंट है वो समझेंगे। तो किसी भी सर्किट में जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आते हैं या नहीं आते हैं, उसका एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था ऑस्टेड ने। तो उसने क्या काम किया? एक वायर लिया, लेट द वायर इज ए बी। अब क्या करना है इसमें? अपने को स्टडी करना है इसके मैग्नेटिक इफेक्ट। और कब करने हैं? व्हेन द करंट इज इन फ्लोइंग इन द वायर। अब करंट को फ्लो कराना है तो उसके लिए हमको क्या करना है? तो करंट लाने के लिए हम इसमें एक इलेक्ट्रिक सोर्स जोड़ते हैं। तो लेट अ सेल, जब भी सेल लगाएंगे तो की लगाएंगे, एक सेल को की हेल्प से जोड़ा। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। लेट द सेल इज ऑफ EMF E एंड द की इज के। वायर इज ए बी। इसका सेकेंड केस में क्या काम किया? प्लस माइनस E के वायर ए बी, ये है थर्ड केस। इसमें जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक सोर्स है उसकी पोलैरिटी अपन चेंज करने वाले हैं। तो लेट दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। ये की लगा दिया, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और की, वायर इज ए बी। तो पहले और दूसरे केस में क्या डिफरेंस है? तो पहले केस में की को अपन ने ओपन किया, दूसरे केस में की को प्लग इन कर देंगे। यानी यहाँ पर की ओपन है, इसका मतलब ये सर्किट इस सोर्स से डिस्कनेक्टेड है, तो देयर इज नो करंट इन द वायर। वायर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। सेकंड केस में हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो कोई ना कोई करंट पास करेगा, और करंट किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर फ्रॉम ए टर्मिनल टू बी टर्मिनल। एंड थर्ड केस में की को हमने प्लग इन किया, अभी पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो यहाँ से करंट आएगा, और द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज बी टर्मिनल टू ए टर्मिनल। तो यहाँ से करंट जा रहा है ए टू बी और इसमें जा रहा है बी टू ए। तो करंट की डायरेक्शन को अपन ने इन्वर्स कर दिया। पहले केस में इसके पास, अब यहाँ पर करंट तो हमने फ्लो कर दिया, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है इसको मेजर करने के लिए इसके पास एक कंपास लगाई। तो ये कंपास हम यहाँ पर लेकर गए, तो
तो फर्स्ट केस में उसने ऑब्जर्व किया कि जब इसके अंदर कोई हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं किया है, इलेक्ट्रिक करंट को कोई पास नहीं किया है, तो इसका मतलब है जैसे इसके पास कंपास लेकर जाते हैं तो उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही कंपास इसके पास लगाते हैं तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास। इस कंपास में कैसा भी किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। अब डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ तो जैसा कंपास आप लेकर गए और वैसा कैसे वहाँ पर है। इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड नियर टू द वायर। इस वायर के पास कैसा भी किसी भी टाइप का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कब? व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। सेकंड केस में अभी करंट वायर के अंदर फ्लो किया और कंपास को दोबारा लेकर गए तो दिस सीम्स अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास। इस केस में उसने ऑब्जर्व किया जैसे ही कंपास को वायर के पास लेकर जाते हैं तो कंपास के अंदर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन उसने मेंशन किया, यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अब हो सकता है यहाँ पर एक कोई इंसिडेंट रहा हो, किसी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो गया, तो उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट इसी का एक थर्ड केस में किया। तो इसके पास जब उसने पोलैरिटी करंट की चेंज कर दी, डायरेक्शन B to A कर दिया और जैसे ही कंपास उसके पास यहाँ पर उसने प्लेस किया तो he saw the deflection in the compass is inverse from previous। तो कंपास का जो डिफ्लेक्शन था वो पहले से जस्ट अपोजिट हो गया। पहले कंपास इधर था, अब ये कंपास कैसा डायरेक्शन को शो कर रहा है, पहले से अपोजिट कर रहा है। कब? जब करंट की डायरेक्शन इन्वर्स कर दिया। तो इन तीनों केस से उसने ऑब्जर्व किया, पहले केस से उसने ऑब्जर्व किया कि जब तक वायर में कोई भी करंट नहीं है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड नियर टू द वायर। सेकेंड केस में जैसे ही करंट फ्लो करता है तो कंपास रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन को भी शो करता है। और थर्ड केस में उसने क्या देखा कि जैसे ही उसकी डायरेक्शन को इन्वर्स करते हैं तो द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, पहले से इन्वर्स हो जाती है। तो इस तरीके से इन तीनों एक्सपेरिमेंट से उसने इस बात को वेरीफाई किया कि जब तक सर्किट में कोई करंट नहीं है तो वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। व्हेन द करंट इज जीरो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। I इक्वल टू जीरो इट मीन्स V इक्वल टू जीरो। I प्रेजेंट है तो V क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। और थर्ड केस में I इन्वर्स कर दिया तो B भी क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है कब? जब कोई ना कोई करंट है। जब तक करंट नहीं है तो और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इस तरीके से ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट से इस बात को रिप्रेजेंट किया, उस बात को फाइनल किया कि जब भी किसी भी सर्किट में कोई ना कोई करंट हम फ्लो करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रेजेंट। ठीक है, ये बात ऑस्टेड ने बताई थी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, कोई ना कोई है, उसकी डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? तो ऑस्टेड ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए कुछ एक लॉ दिया था, कुछ नहीं एक ही लॉ दिया था ऑस्टेड ने, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसको मेंशन करने के लिए उसने जो लॉ दिया था, स्टेटमेंट लॉ है, वो है स्नो लॉ। यहाँ जो स्नो है ये शॉर्ट फॉर्म है, स्नो की साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो स्नो शॉर्ट फॉर्म किसकी है? तो S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ, O फॉर ओवर एंड W फॉर वेस्ट। तो मतलब क्या है? तो ये जो स्टेटमेंट है जो डायरेक्शन को शो करता है तो क्या आता है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, किसी भी वायर के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड द वायर इज प्लेस्ड ओवर टू द कंपास। वायर को कहाँ पर रखा है? कंपास, यानी जिस हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है उसको ऊपर रख दिया। एंड द वायर इज प्लेस्ड ओवर टू द कंपास, देन द डिफ्लेक्शन इन द कंपास टुवर्ड्स द वेस्ट। उस केस में जो कंपास का जो डिफ्लेक्शन है, जो सुई है, वो किधर किधर घूम जाएगी? वेस्ट डायरेक्शन में, यानी ये पश्चिम दिशा में चली जाएगी। तो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज साउथ टू नॉर्थ एंड द वायर इज प्लेस्ड ओवर टू द कंपास, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास टुवर्ड्स द वेस्ट।
उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, वेस्ट की तरफ होगी। तो इस तरीके से उसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मेंशन किया था। लेकिन दूसरा आप लॉ है वो आप 10th में पढ़कर आए हो, आपको ध्यान होगा, तो वो था मैक्सवेल लॉ। तो मैक्सवेल ने क्या लॉ दिया था, तो मैक्सवेल के लिए आपने जो लॉ पढ़ा था वो स्क्रू का लॉ था। स्क्रू मतलब जैसे एक स्क्रू ड्राइवर है, किसी स्क्रू ड्राइवर का जो ये हैंडल है उसको अगर अपन राइट हैंड में पिक करते हैं और राइट हैंड में पिक करते हैं तो क्या काम करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से या तो किसी स्क्रू को टाइट करते हैं या उसको लूज करते हैं। जब भी हम स्क्रू को टाइट करते हैं, राइट हैंड की बात हो रही है, तो इसमें हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो हमारा हाथ कैसा घूमता है, क्लॉकवाइज, और जब उसको अगर लूज करते हैं तो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसने क्या स्टेटमेंट था कि अगर हम किसी वायर को इस तरीके से पकड़कर, किसी भी पेचकस को इस तरीके से पकड़ते हैं स्क्रू ड्राइवर को, और उसको अगर हम इस तरीके से पिक करते हैं ये इस केस में, तो जैसे आप इसको इस तरीके से घुमाया तो जो स्क्रू है वो स्क्रू इसके अंदर घूम के और कैसा जाएगा, इनवर्ट्स, अंदर की तरफ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्ट्स। डायरेक्शन कैसी है, जो जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव कर रहा है वो डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज क्लॉकवाइज। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वायर के सराउंडिंग में कैसी होती है, वो क्लॉकवाइज हो जाती है। इसके अपोजिट अगर हम स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट ना करके लूज करें तो जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ ना जाकर बाहर की तरफ मूव करेगा, तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी हो जाती है, जस्ट अपोजिट। तो कैसा हो जाता है, वो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप स्क्रू ड्राइवर को टाइट कर रहे हो तो ये क्लॉकवाइज हो गया, और अपोजिट कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के केस में समझना चाहें तो क्या है, किसी वायर के अंदर अगर करंट जा रहा है, अगर करंट इनवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और करंट आउटवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। थर्ड लॉ ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है और इसी लॉ का हम जनरली यूज करने वाले हैं। पहले दोनों जो लॉ हैं वो केवल वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वायर से किसी एक डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम जो लॉ यूज करने वाले हैं वो है आपका राइट हैंड पाम लॉ। तो आपकी राइट हैंड की पाम यानी जो हथेली है उसके लिए एक लॉ दिया था। तो राइट हैंड पाम लॉ क्या था, तो वो क्या था वो समझ लीजिए, बहुत इजी है कि अगर कोई वायर हमने लिया है, उस वायर में कोई करंट जा रहा है, ये कोई वायर है, उसके ये करंट है, ये करंट की डायरेक्शन हमको शो कर रहा है, और हमको इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लेट पॉइंट P यहाँ पर निकालना है, एक दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया, कोई Q पॉइंट यहाँ पर निकालना है। तो राइट हैंड पाम लॉ जो है उसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम इन सच अ वे कि द थंब एंड द फिंगर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द थंब इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन को शो करता है, एंड फिंगर्स इंडिकेट द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो P पॉइंट जैसे है इसको इंडिकेट करती हैं, या की पॉइंट को इंडिकेट करती है तो ये करती हैं। ध्यान ये रखना कि जो थंब है आपका फिक्स रहना चाहिए, थंब उल्टा नहीं करना है। मैग्नेटिक फील्ड को तो करंट जो है उसको, इलेक्ट्रिक करंट को तो ये थंब रिप्रेजेंट करेगा। करंट ऊपर ही जा रहा है, चाहे इधर से निकालते हैं और चाहे हम इधर से निकालते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो यही है। और ये फिंगर्स किस पॉइंट को इंडिकेट करती हैं, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो P पॉइंट इधर है तो हमारा फिंगर्स इधर होगी, और Q पॉइंट इधर है तो फिंगर्स हमारी इस साइड में होगी। In each case, the direction of the magnetic field is perpendicular to the palm. जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, आपकी पाम है जो उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब इस केस में निकालते हो परपेंडिकुलर कैसा हो गया, ये इनवर्ट्स हो गया, और इस केस में निकालते तो कैसा हो गया, ये आउटवर्ड्स हो गया। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इनवर्ट्स होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आउटवर्ड्स। तो इस तरीके से हो गया। तो ये जो आपका मैक्सवेल लॉ है उसी को स्टेटमेंट कर रहा है कि वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, नहीं क्लॉकवाइज ही तो था, इसको ऊपर ले जाता तो ये हो गया। तो इधर जाएंगे तो इनवर्ट्स, इधर जाएंगे तो ये आउटवर्ड्स। तो इस तरीके से राइट हैंड पाम जो लॉ है उसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर निकालना है तो करंट तो ये, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया इस डायरेक्शन में, और इधर निकालना है तो करंट तो ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा किसी भी वायर के। ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली जो आपके ज़्यादा काम आने वाला है वो राइट हैंड पाम लॉ है।
स्टेटमेंट 12th स्टैंडर्ड में ये आपके लॉ कभी नहीं पूछे जाते, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में पूछ लिए गए। ये केवल आपको डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि कोई ना कोई जब करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और रॉस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करके वो हमको बताया मैग्नेटिक फील्ड है कितना। तो उसके लिए अपन यहाँ पर एक लॉ पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैथमेटिकल वैल्यू क्या रहती है, तो उसके लिए यहाँ से आपका ये मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होगा। ये एक लॉ है, उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस करने वाले हैं अपन इसमें, कुछ तो डेरिवेटिव रहेंगे। तो जो लॉ है वो है आपका बायो-सेवर्ट्स लॉ। दो साइंटिस्ट थे, बायो एंड सेवर्ट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट या उस लॉ की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर किसी वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या स्टेटमेंट था, क्या है, तो इसको समझेंगे कि एक कोई वायर अपन एज्यूम करते हैं, इस वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, लेट द इलेक्ट्रिक करंट इज आई। इस वायर का एक हमने एलिमेंट एज्यूम कर लिया, एलिमेंट इज ए बी एंड द लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज डी एल। डी एल लेंथ का हमने एक इसके ऊपर एलिमेंट ले लिया। अब इस वायर का कोई पॉइंट है ओ, उस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट पी प्लेस है, वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगुलर पोजिशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर इज थीटा। तो इस एलिमेंट से थीटा एंगुलर पोजीशन पर और आर इसकी लीनियर पोजीशन है, उस पॉइंट पर एक पॉइंट पी प्लेस है, इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो उसके लिए बायो एंड सेवर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था। तो स्टेटमेंट क्या था, तो स्टेटमेंट में उसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किन किन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है उसको यहाँ पर शो किया था। तो क्या था, तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक एलिमेंट की वजह से इसलिए स्मॉल क्वांटिटी तो डी मान लिया अपन ने। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट पी इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। उस एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसकी कैसे होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड केस, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो जो हमने वायर लिया है, उसका जो एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ की कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड केस, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर साइन पोजीशन। तो जो एंगल है थीटा उसकी किस पोजीशन के, साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड फोर्थ, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एलिमेंट। तो एलिमेंट से जो उसकी डिस्टेंस है उसके कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्टेंस के। तो डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट आई, डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डी वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इन चारों को कंबाइन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, नाउ डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इकट्ठा कर दिए तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कोई कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट लिया गया है तो वो कांस्टेंट ठीक उसी तरीके से लिया है जैसा अपन ने कूलम्ब लॉ में लिया था। तो ध्यान कीजिए, एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। इसको हम कंबाइन करके जब कांस्टेंट लेते हैं तो कांस्टेंट क्या लिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। वहाँ पर अपने कांस्टेंट लिया जिसको बाद में K माना था, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 थी। इसमें क्या है, 1 नंबर है, 4 नंबर है, पाई नंबर है। तो जो एप्सिलॉन नॉट टर्म था, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा था, दिस इज सेड टू बी परमिटिविटी। क्या कहा था इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसकी परमिटिविटी थी, फ्री स्पेस की। यहाँ पर जो लेते हैं वो परमिटिविटी टर्म ना लेकर इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। दिस टर्म इज सेड टू बी परमेबिलिटी। तो परमिटिविटी क्या होता है, तो परमिटिविटी केवल इलेक्ट्रिक
जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है, और परमेबिलिटी उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर परमेबिलिटी टर्म यूज करते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते थे, इसको म्यू नॉट से करते हैं, तो कांस्टेंट हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बाकी 4 पाई एज इट है, ये पूरा कांस्टेंट है, बाकी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यूनिट क्या है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, तो यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ये पूरा जो फंक्शन है इसको हम कह सकते हैं, और टेस्ला, सर निकोलस टेस्ला, जो अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा पेटेंट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो सर निकोलस टेस्ला है, उनके नाम पर है। तो उनके नाम पर इसको हमने यूनिट का नाम क्या दिया है, टेस्ला। तो यूनिट है इसकी न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर या टेस्ला। अब ये जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, तो क्या है, वेयर म्यू नॉट इज सेड टू बी परमेबिलिटी। वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू दी पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो 4 पाई 10 टू दी पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट है वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा 1 × 10 टू दी पावर -7। तो ये आपका वायो सेवार्ट का लॉ है। इस लॉ फॉर्मूला हमारे पास आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, करंट आई के ऊपर, लेंथ डी एल के ऊपर, एंगल साइन के ऊपर और आर स्क्वायर के ऊपर। थीटा की वैल्यू 90 होगी, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो साइन 90 वैल्यू 1, यानी मैक्सिमम हमने को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और थीटा की वैल्यू 0, यानी वो पॉइंट और उसी वायर के ऊपर कहीं प्लेस है तो वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम 2-3 एप्लीकेशन है उनके बारे में डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और अच्छे डेरिवेशन है आपके, उन डेरिवेशन को करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।